की, लेकिन मेन मकसद ये है कि जब तक ये बुराइयां हम युवाओं के दिमाग से नहीं निकलेंगी, जब तक प्रशासन मेन जड़ को नहीं काटेगा। अगर प्रशासन सतर्क होगा, प्रशासन खुद ही अब अभी बताया है कि सरकार जिस शराब पर टैक्स लेती है वो तो लीगल है, और जिस पर टैक्स नहीं मिल रहा है, जो चुपके से बिक रही है, हालांकि जो टैक्स देकर के बेची जा रही है वो भी इंसानियत को मार रही है, और जो चुपके से चोरी से बेची जा रही है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, वो भी इंसानियत को मार रही है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारा क्यूपी न्यूज चैनल पूरे हिंदुस्तान में शख्सियात के नाम से एक प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की व अलग अलग जिलों की ऐसी हस्तियां तशरीफ लाती हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम समाज में बनाया है, स्टेट में बनाया है, जिले में बनाया है। उसी कवायद के चलते हमारे जयपुर के स्टूडियो आमेर में जो स्थापित है, इस स्टूडियो में भी हम शख्सियात प्रोग्राम की मुसलसल बराबर जो है अपनी कार्यवाही करते रहते हैं। कोई ना कोई हस्ती हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाती है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी दो हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमा है, जो एक जमात-ए इस्लामी हिंद का तारुफ कराना तो यूँ समझिए कि सूरज को एक रोशनी दिखाने के बराबर होगा। वो तो जमात इस्लामी हिंद पूरी दुनिया में अपना नाम किए हुए है और अपने कार्यों से जानी जाती है। उस तंजीम से हमारे इमरान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जमात इस्लामी हिंद से हैं, और एक शख्सियत शारिक अहमद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, वो यूथ फोरम से हैं। आज मैं इन लोगों को आपके रूबरू कराता हूं और इन शख्सियतों का तारुफ कराता हूं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है और कहां से ये बिलोंग करते हैं, और आज के दौर में जो कुरीतियां हैं समाज में, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे उनके लिए हम कार्य करें। आइए मैं आप लोगों का तारुफ कराता हूँ। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे खुद ही आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। आप बताएं कि जमात इस्लामी हिंद में आप किस मुकाम पर हैं, क्या पद है आपके पास और किस तरह से आप काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें अपने काफिला परिवार न्यूज़ के स्टूडियो के अंदर आमंत्रित किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम, जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। जमात इस्लामी के अंदर कोई मुकाम और कोई ओहदा नहीं होता जी, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहाँ हमारे यहाँ जमात इस्लामी में कोई इलेक्शन इस तरह से नहीं होता कि इलेक्शन लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, बल्कि जिम्मेदारियाँ जो शूरा और एडवाइजरी काउंसिल होती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनके वोट के हिसाब से वो खुद जो है किसी न किसी को जिम्मेदारी अपने एक तंजीम को चलाने के लिए जिम्मेदारी देते हैं। तो उस जिम्मेदारी के तहत मुझे जयपुर के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से जिम्मेदारी दी गई है। तो ये मेरा जो एक छोटा सा तारुफ जमात इस्लामी के अंदर है। अच्छा, जमात इस्लामी हिंद तो खैर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप इस जयपुर में कैसे एस्टेब्लिश हुए और कहाँ से, यहीं से मुकाम है आपका या कहीं और से आपका? जी नहीं, हम जयपुर के ही, आबाई वतन हमारा जयपुर ही है। हमारे परदादा के ज़माने से ही, बल्कि हमारे परदादा भी जयपुर के करीब रामगढ़ जो बांध है उसके आगे खवा रानी जी का एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करते थे। अच्छा। और हमारे परदादा जो है वो उसमें अंग्रेजों के ज़माने के अंदर रेलवे के अंदर सर्विस किया करते थे। उसी ज़माने से वो जयपुर में सेटल हो गए। अच्छा। और जब से हम जयपुर में, हमारे दादा, पूरा परिवार, सब कुछ जयपुर में। वाह। शारिक भाई, आप थोड़ा सा अपना हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ जयपुर में कैसे आप सेटल हुए, यहीं के हैं या कहीं बाहर से आकर के आप जयपुर में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर जो है दावत दी इस इतने बड़े न्यूज़ चैनल में, जिसका अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चर्चा है समाज में, क्यूपी न्यूज़। तो अब मेरी जो पैदाइश है वो टॉप की है। अच्छा।
टोंक में ही मेरा पैदाइश हुई। उसके बाद पूरा जो बचपन है और जवानी का जो पूरा वक्त है ये सारा मेरा जयपुर में गुजरा। हम 96 के अंदर जयपुर आ गए थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर में ही सारे कारोबार वगैरह सब जयपुर में ही हमारा रहा। और जो यूथ फोरम का काम है वो भी हमने जयपुर से ही स्टार्ट करा सारा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जयपुर का तो अभी जो यूथ फोरम जो है इसकी स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका मैं मेंबर हूँ यूथ फोरम का। और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें नौजवानों में, खास नौजवानों को हम टारगेट करते हैं कि नौजवानों को सही राह दिखा सके, उनको नशो-नुमा दे सकें। यानी उनको जो अभी समाज के अंदर जो हमारे जो भी बुराइयां हैं, जो भी खराबियां हैं, उनसे दूर रख सके। जी। तो यूथ फोरम किस तरह से काम करती है? ये जो अभी आपने बताया कि बुराइयां तो समाज में बहुत सी हैं, तो किस तरह से काम करती है यूथ फोरम? देखिए, यूथ फोरम पे जो पस मंजर है, जाहिर सी बात है वो एक दीनी और इस्लामिक पस मंजर है। तो हम उसी वे में काम करते हैं खास तौर से कि नौजवान जो है मुस्लिम समाज का नौजवान हो, उसको खास तौर से दीनी तालीम के जरिए उनको बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं। जैसा आज देखें, नशा है, बेहयाई का माहौल है, इसी तरह से जुए का माहौल है, और भी बुराइयां जो है वो नौजवानों में जो आ चुकी हैं, उनको हम दीनी तालीमात के जरिए उनको उससे रोकने की कोशिश करते हैं। खास तौर से हमारा ये रहता है कि हम जगह जगह जाते हैं, नौजवानों से मुलाकात करते हैं और जो बुराइयां चल रही हैं उनके ताल्लुक से उनको बेदार करते हैं, अवेयर करते हैं। अच्छा। आपकी जमात इस्लामी हिंद किस तरह से काम करती है और क्या उसका मेन मोटो क्या रहता है? जमात इस्लामी का जो मेन मोटो है वो ये है कि अल्लाह के जो बंदे हैं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जो इसका खालिक है, जो इसका मालिक है, जिसने इस पूरी यूनिवर्स को ना सिर्फ ये कि बनाया बल्कि उसके लिए कानून बना दिए, रूल्स बना दिए किस तरीके से चलेंगे। जिस तरह से आप ये देखते हैं कि सूरज जो है वो एक पूरा उसका एक निज़ाम है, पूरा एक उसका सिस्टम है, वो उससे पल भर के लिए आगे होता है ना पीछे होता है। तो उसने इंसानों को ना सिर्फ ये पैदा किया है बल्कि उनको जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका बताया है। और इसी के लिए उसने अलग अलग वक्त के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अलग अलग जमाने के अंदर नबियों को भेजा, जिन्होंने इंसानों को गाइड किया कि भाई तुम्हारा रब, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा पालनहार तुमसे किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता है। उसके अंदर इंसान का अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर और इस पूरे समाज से निकलकर उसके मुल्क के और उस पूरी दुनिया का, ना सिर्फ क्योंकि उसका खुद का इनसे हक है बल्कि इसका भी उनके ऊपर हक है। और ये सब मिलकर आपस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन जो पूरे समाज और पूरे कायनात के अंदर पाया जाता है, उस यूनिवर्सल लॉज को किसी तरीके से ब्रेक ना करके इंसान जो है खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ये जमात इस्लामी का बुनियादी तौर से मकसद है। और इसके लिए जमात इस्लामी अलग अलग तरीके से इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों का माइंड मेकअप करने के लिए, इंसानों की राय जिसे पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है, उसको बनाने के लिए जो है अलग अलग तरीके से कोशिश करती है। उनके सामने खुदाई हिदायत बनाने की कोशिश करती है, उनके सामने इंसानों के मसाइल क्या हैं उनको पुटअप करने की कोशिश करती है और उनका जो प्रैक्टिकल जो मॉरल सॉल्यूशन है उसको लाने की कोशिश करती है। और जो है जमात अपने लेवल पे भी इसके लिए कोशिश करती है। और इसी के साथ साथ में जो और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, और तो उन सबके साथ में मिलकर एक सिविल सोसाइटी के रूप के अंदर बनाकर और जो है काम करने की कोशिश करती है, ताकि हमारा जो समाज है वो एक इस तरह का समाज बन सके जो इंसानों के लिए बेहतर माहौल को प्रोवाइड कर सके, जिसके अंदर इंसान जो है वो सुकून के साथ में ज़िंदगी गुजार सकें। और ना सिर्फ कि इंसान सुकून के साथ में ज़िंदगी गुजार सकें बल्कि जो इंसानों के अलावा जितनी क्रिएचर्स हैं उनके जो इंसानों के ऊपर हक आते हैं और अधिकार आते हैं उनको भी वो अदा करने वाला बन सकें। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है जिसके लिए जमात इस्लामी ने बहुत लिटरेचर तैयार किया है। उसके जो जिम्मेदार हैं, उसके जो मोरेटर्स हैं, राइटर्स हैं, वो सब के सब इसी मकसद को सामने रखते हुए लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जैसी तंजीमें या आपके अलावा आपकी तंजीम तो माशाल्लाह आपने बताया क्या क्या काम कर रही है, तमाम तंजीमें युवाओं
में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए, उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये देखता हूं कि बजाय कुरीतियां कम होने की और बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? शाकिर साहब, पहले आपसे। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही कि जो हमारा आज समाज के अंदर जो है एक माहौल ऐसा बर्पा किया गया है कि लोगों के लिए बुराई करना आसान हो गया है। आप देखेंगे कि जो चीज़ें मुश्किल थी पहले वक्त में, वो चीज़ें बहुत आसान हो गई। बेहयाई के ताल्लुक से आप देखें तो पोर्नोग्राफी वगैरह और ये पोर्न साइट वगैरह, ये इन पर जाके लोग, नौजवानों का समाज में इसका जो आम जो इस्तेमाल है वो बहुत आसान कर दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो नशे के मामले में भी आप देख सकते हैं। मेरी एक बड़ा ये सोचता हूँ मैं कि एक नशा करने वाला जो लड़का है, जो नशेड़ी होता है जिनको हम कहते हैं अपनी जबान में, तो उनको देखें आप कि वो एक जो नशा बेचने वाला आदमी है उसको वो ट्रैक आसानी से कर लेता है। और प्रशासन जो है, मुकन्नना जो है जी, वो उसके बाद इतनी सहूलत होने के बाद, इंटेलिजेंस इतनी मजबूत होने के बाद वो नहीं कर पा रहे हैं। तो और नशा इतना आसानी से मुहैया हो रहा है, एल्कोहल का इस्तेमाल हो, चरस में गांजा वगैरह जो भी हो, या बैकवर्ड जो इलाके हैं उनके अंदर बहुत आसानी से बिक रहा है। तो आसान हो गया है, तो लोगों को आसानी जहाँ मिलती है तो उस चीज़ को फौरन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जुआ, पहले वक्त ये कानून है कि भाई किसी भी ऐसे स्थान के ऊपर जो स्थान है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, चलते फिरते हैं, तो वहाँ सार्वजनिक जो स्थल होता है वहाँ पर जो है ये जुआ खेलना मना है। बिल्कुल। लेकिन ये तो ठीक है और होना चाहिए, और अगर कोई खेले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, गेमिंग साइट ऐसी बना दी गई जहाँ पर जो है लोग आसानी से जुआ खेल लेते हैं और वहां पर अपने जुए के जरिए पैसा लगाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो जो बुराई है उसको आसान कर दिया गया है। इस वजह से क्या है, और जो दीनी तहरीक है, जो इस्लाही तहरीक है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो, उनको उनके रास्ते जो है बड़ी मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। फिर धर्म के अंदर भी कई फिरके वजूद में आ चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को फैलाने में लगे हुए हैं और धार्मिक जो और इस्लाही जो तहरीक है, तंजीम है, उनको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि काम तो करा जा रहा है लेकिन उसके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। लेकिन इससे हम मायूस भी नहीं होते, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो यही है कि हम काम करें। हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो जवाबदेही है वो यही है, हम काम कर रहे हैं। कुरान मजीद में जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, वो बेहतरीन गिरोह हो जो इंसानों की भलाई, मुसलमानों की नहीं, इंसानों की भलाइयों के लिए निकाल दिए गए हो। नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो। तो नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना हमारा काम है। हम इसमें कितने कामयाब हो रहे हैं और कब कामयाब होंगे ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। लेकिन हम मुसलसल कोशिश करते हैं, जो भी हमारी सकत है, जो भी हमारी अकाउंटेबिलिटी, उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं। जी, अभी जैसे शारिक साहब ने बताया कि हम सिविल सोसाइटी, ये जो तंजीम है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इंसानों को बुराइयों से रोका जा सके। लेकिन जाहिर है कि किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। इस वक्त दुनिया के अंदर जिस तरीके से कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म को जो बढ़ावा दिया गया है और इंसानों के दिमागों के अंदर सिर्फ ये बात बिठा दी गई है कि असल जो जिंदगी का मकसद है वो ज्यादा से ज्यादा दौलत को हासिल करना और ज्यादा से ज्यादा दौलत को इकट्ठा करना। सही। चाहे वो किसी भी जरिए से आती हो। दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों के अंदर आप ये देखिए कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून है। फॉर एग्जाम्पल बुराइयों के ताल्लुक से, जैसे नशे की चीजें हैं और जितनी चरस है और गांजा है और इस तरीके की जितनी चीजें हैं, अब उसके अंदर दुनिया के अंदर हुकूमतों के दरमियान में भी जो है वो अलग अलग उसके अलग अलग कानून हैं। फॉर एग्जांपल अब अमेरिका वगैरह के अंदर कानून ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि हेरोइन का जो नशा है वो जब लोगों को, नौजवानों को नहीं मिलता है तो वो खुदकुशियां कर रहे हैं और पागल हो रहे हैं और इस कदर जो है वो परेशान हो जाते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ जो है ये कोशिश और ये डिमांड की जा रही है कि सब हेरोइन को एक लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर या लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करने को जो है वो लीगलाइज कर दिया जाए। अच्छा। हमारे मुल्क के अंदर भी एक वक्त में एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब ने
वो जाहिर है कि कोर्ट का हाँ। उन्होंने जो है कोई डिसीजन जजमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एक राय जाहिर करी थी कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो बहुत इलीगल तरीके से होता है साहब। तो इलीगल तरीके से होता है तो इसके ऊपर अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो गवर्नमेंट को उसको रेवेन्यू भी मिलेगा। हाँ। और जो है ये लीगल हो जाएगा तो बहुत सी बीमारियों से भी बचा जा सकेगा और उसके लिए केयर किया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस चीज से इंसानियत तबाह हो उसको आप कानून बनाकर अगर लीगलाइज कर भी देंगे तो क्या इंसानियत जो है उस तबाही से बच सकेगी? नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ कानून ये बन गया कि एक आदमी जो जिसकी शराब बेच रहा है और अगर उसने गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, उसके ऊपर अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है तो वो तो इलीगल हो जाती है। और जो शराब बड़े बड़े ठेके आज हम अपने बचपन के अंदर देखे, आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि हर मोहल्ले के अंदर कई कई दुकानें हलवाइयों की होती थी जो रात को दूध बेचा करते थे। और आज जो है आप जगह जगह जाते थे। एयरप्लेन मोड पे डाल दिया। अरे मैंने यही तो गलती कर दी, मैं भूल गया। जी कोई बात। हम नहीं, वो उसकी तो कोई बात नहीं है, तो कट जाएगा जी। तो जिस शराब के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है वो लीगल हो जाती है। अब ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या वो जो लीगल शराब है क्या उसे ओनर फेल नहीं होंगे? अभी मैं कल ही जो है हमारे एक जो बिजनेस रिलेटिव हैं वहाँ गया तो वो पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं। तो उनके मैंने पार्टनर से पूछा भाई फलां साहब में क्या बात है, कई दफ़ा आना हुआ लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। तो नौजवान है, बिल्कुल 45 साल के आसपास की उम्र है उनकी। उन्होंने मुझे बताया कि यार उनका लीवर खराब हो गया। लीवर क्यों खराब हो गया? हमने कहा यार लीवर कैसे खराब हो गया? कि यार वो जो है ना क्लाइंट्स वगैरह आते थे तो उनके साथ में फॉरेन क्लाइंट्स होते थे तो उनके साथ में कभी कभी जो है ड्रिंक कर लिया गया, वो आदत पड़ गई और आदत पड़ने के बाद में अब उनका जो लीवर है वो 90% डैमेज हो गया। सवाल ये है कि वो तो बड़े पैसे वाले आदमी, इलीगल शराब तो वो पीते नहीं थे ना, जो है कोई भट्टी के ऊपर और ऐसे जो गलत तरीके से बनती है शराब वो पिया करते थे। कैसे उनका ऑर्गन खराब हो गया जबकि आपने तो उनसे टैक्स भी लिया है। अब क्या जिस टैक्स से जिस शराब के ऊपर रेवेन्यू गवर्नमेंट ने हासिल किया है, क्या गवर्नमेंट जो है उनका इलाज, उनका लीवर चेंज कर सकती है? और अगर वो उस इंसान को अगर किसी तरह कोई नुकसान हो गया तो उसका परिवार जो कुछ भुगत रहा है और कुछ अगर हो जाता है तो वो परिवार जो भुगतेगा उस इंसान का क्या बदल होगा और क्या उसका सब्स्टिट्यूट जो है हम इस टैक्स के और इस रेवेन्यू के जरिए से इंसान को बचा सकते हैं। तो असल जो चीज है, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो है कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म। और ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया है उसने इंसानों की जिंदगी का इकलौता मकसद ये बना दिया है कि वो कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल कर सके। और ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब कुछ जो है उन लोगों के जरिए से हो रहा है, क्योंकि छोटे मोटे लोग काम नहीं करते नशे के और ये बुराइयों के कारण, ये बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं जिनको पकड़ा जाता है। तो वो आम लोग हैं जो 200, 500, 1000 और 2000 रुपए की खातिर ये नशा जो है छोटी छोटी आम लोगों को जो सप्लाई करते हैं और पुड़ियाएं बेचते हैं। तो क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? अभी सवाल ये आया था कि सिविल सोसाइटी क्या काम है? सिविल सोसाइटी तो लोगों को अवेयर करने का काम कर सकती है। सिविल सोसाइटी सिर्फ इतना काम कर सकती है कि वो अगर कहीं कोई जुर्म हो रहा है, कोई नशे का या कोई भी दूसरा जुर्म हो रहा है तो प्रशासन को अलर्ट कर सकती है, प्रशासन से अपनी दरखास्त कर सकती है कि ये काम हो रहा है, आप इसको जरा संभालिए। लेकिन असल जिम्मेदारी तो प्रशासन की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जब तक हुकूमत की डुअल पॉलिसी होगी तब तक कोई भी बुराई जो है वो खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए हुकूमतों को ऐसे कानून के साथ साथ में अवेयरनेस के प्रोग्राम को गवर्नमेंट की सतह के ऊपर लॉन्च करने पड़ेंगे कि वहाँ लोगों की काउंसलिंग की जा सके। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात आएगी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। बेशक। कौन
चाहे वो हमारे कितने ही बड़े से बड़े लीडर हों, बेशक चाहे संसद में बैठे हुए हों, चाहे विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए हों, क्या वो ये चाहेंगे कि उनकी औलादें ये जो है नशा कंज्यूम करके तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मर जाएं? अगर वो ये नहीं चाहते तो फिर वो क्यों चाहते हैं कि आम आदमी के साथ में ये हो जाए? तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी हुकूमतों की है। बिल्कुल। और अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो फिर वो हुकूमत किस लिए कर रही है, ये उनको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, शाकिब भाई, शाकिब, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये सवाल आ रहा है कि जो तंजीमें युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करती हैं, कभी कभी युवाओं के जरिए आप ही लोगों से पता लगा कि आप उनसे जो है कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना हमारी तंजीमें बजाय उन युवाओं से कॉन्फ्रेंसिंग करने के बजाय उनके गार्जियन से मिलके उनको मोटिवेट किया जाए। तो कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं किया? नहीं, हम करते हैं इस तरह, हम करते हैं। हम जैसे हम स्लम एरियाज हैं जी, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि जैसे हम वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम जो है कैंपेन चलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, किसी स्लम एरिया को हमने ले लिया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने 100 परिवारों या 100 घरों का सर्वे किया जी। उन 100 घरों के सर्वे करने के बाद में हम एक लिस्ट हमने बनाई कि भाई इतने इन घरों के अंदर इतने लोग जो है वो इसी तरह का नशा करते हैं, तो हम उनके परिवार के साथ में मिलके एक पूरा जो है प्लान तैयार करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, जिस लेवल की भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जहाँ एक आम काउंसलिंग से काम चल सकता है वहाँ आम काउंसलिंग हो जाती है, किसी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से अगर उनकी बात करानी होती है तो वो भी किया जाता है, उनका फॉलोअप किया जाता है। और परिवार को साथ लिए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी का नशा छुड़ा सकें, इसलिए परिवार को भी इस बात के ऊपर जो है तैयार किया जाता है। बल्कि ज़्यादातर परिवार बेचारे तैयार भी होते हैं कि नहीं हम जो है अपने इसकी जो है देखभाल करेंगे और इनके ऊपर नज़र रखेंगे कि ये जो है आइंदा नशा ना करें, तो उनको परिवार को साथ में लेकर भी ये काम किया जाता है और इसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन बात फिर वही है कि बहुत बड़ा काम है जो करने का है और किसी एक तंजीम या चंद लोग 100, 200, 500 लोगों करने से काम नहीं होगा। इसके लिए तो पूरी अवेयरनेस के बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो है प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे। आपस के अंदर जैसे मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, NGOs हैं, उनको कम्युनिकेशन के साथ साथ में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ में काम करना होगा। और हम दवाएं वगैरह भी उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, जैसे अस्पताल से भी, इसी तरीके से साइकेट्रिस्ट सेंटर से भी उनको दवाएं भी दिलाई जाती हैं और कुछ लोगों को अगर एडमिट कराने की ज़रूरत होती है तो वो भी किया जाता है। अभी हमने कुछ लड़कों को इसी तरीके से जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ एडमिट कराया और उसके बाद में उनके ऊपर जो खर्च होता है उनको वो खर्च हमने किया और फिर वो 3 महीने का तकरीबन उनका कोर्स होता है, उसके ऊपर जो है उसके वहाँ से एक केस में ऐसा हुआ कि वो वहाँ से उसका नशा छूट गया लेकिन फिर उसी माहौल के अंदर चला गया घर वालों की लापरवाही की वजह से, सोसाइटी ऐसी हो गई है ना। लेकिन फिर हमने एक उसका ये प्लान किया है कि जैसे उस शख्स को जो है उस माहौल से बिल्कुल दूर किया जाए, तो उनके घर वालों से पहले हम कमिटमेंट इस बात कर लेते हैं कि देखिए हम इनको यहाँ से फिर दूसरे शहर भेजेंगे ताकि ये वहाँ पे कामकाज भी कर सकें और इस माहौल से जब ये दूर रहेगा तो ये नशा भी छोड़ देगा। तो उनके घर वाले भी अब इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, पिछले 3-4 महीने के अंदर हमने जब कोशिश करी है तो कुछ केसेस जो है वो हमने कामयाबी के साथ में जो है ना इसके अंदर हमें कामयाबी मिली है। बिल्कुल माशाल्लाह। दर्शकों, आज हमारे शख्सियात प्रोग्राम में आपने अभी जो समाज में एक कोई मुस्लिम समाज की ही बात नहीं, सब धर्म की बात है, जो यूथ के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं उनके सिलसिले में हमने बातचीत की, आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन कराया, उनसे रूबरू कराया और उन्होंने हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए उस पर भी चर्चा ही की। लेकिन मेन मकसद ये है कि जब तक ये बुराइयां हम युवाओं के दिमाग से नहीं निकलेंगी, जब तक प्रशासन मेन जड़ को नहीं काटेगा। अगर प्रशासन सतर्क होगा, प्रशासन खुद ही अभी बताया है कि सरकार जिस शराब पर
टैक्स लेती है वो तो लीगल है, और जिस पर टैक्स नहीं मिल रहा है, जो चुपके से बिक रही है, हालांकि जो टैक्स देकर के बेची जा रही है वो भी इंसानियत को मार रही है, और जो चुपके से चोरी से बेची जा रही है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, वो भी इंसानियत को मार रही है। तो प्रशासन को, सरकार को ये दो दुधारू तलवार जो चला रही है सरकार, इससे उसको खत्म करना चाहिए, और प्रशासन को एक रूल बनाना चाहिए कि अगर हमने किसी चीज पे, नशे की चीज पे अगर किसी को बाधित किया है तो वो बाधित ही रहे, उस पे जो है कड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए प्रशासन का। अब हमारे समाज में यहीं, मैं जहां ये हमारा स्टूडियो है, मैं यहीं की अगर बात करूं तो यहाँ खुलेआम नशा रोड पर होता है, रोड पर बिक रही है। अभी कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो मेरे पास में भी आई, लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप इसको अपने चैनल पर चलाइए। चांदपुर में खुलेआम पुड़िया लेकर खरीदने आया है, वो घर से अंदर से लाकर के युवा पुड़िया, 2-3 युवा बाहर खड़े हैं, उनको दे रहा है। हालांकि वो वीडियो मैंने अभी चलाई नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो कि किस तरह से वो अंदर जाके खरीद रहा है और फिर उसको नशा कर रहा है। तो ये सब बुराइयां हमारे समाज में जब ही दूर हो पाएंगी जब तक हमारा प्रशासन सतर्क नहीं होगा, और मेन जड़ जहां से ये खरीदा जाता है, जहां से ये बनता है, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करती, तब तक ये बंद नहीं होगा। आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा क्यूपी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वार्तालाप में आपके पास में अगर कोई सुझाव है, समाज में युवाओं में जो कृतियां, बुराइयां, नशे की हो रही हैं, उनसे रिलेटेड आपके पास में अगर कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इस पर क्या करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।